नमस्कार दर्शकों, मैं ठाकुर प्रकृति मोहन आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि संबंधी विभिन्न विषयों की जानकारी। और आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है टमाटर में लगने वाले मुख्य रोग एवं कीट तथा उनका प्रबंधन। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर आरती शुक्ला, जो कि पौध रोग विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सोलन से, और साथ ही डॉक्टर अनुराग शर्मा, कीट वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र सोलन। तो डॉक्टर आरती जी, सबसे पहला हम आपसे ही सवाल करेंगे कि टमाटर में मुख्यतः किस तरह के रोग लगते हैं? जी, सबसे पहले मैं कृषि दर्शन के सभी जो दर्शक हैं उनको मेरा सादर नमस्कार। तो हमारे टमाटर, जो आप जैसे जानते हैं कि सोलन ज़िला की प्रमुख नकदी फसल है और किसानों की आर्थिकी लगभग पूरी तरह से इसके ऊपर निर्भर करती है जी। और टमाटर में अलग अलग अवस्थाओं में बहुत से रोग देखने में आते हैं, जिसमें कई प्रकार के कोई फफूंद जनित रोग हैं, कुछ इसमें जीवाणु संबंधित रोग हैं और कुछ विषाणु रोग हैं जो कि टमाटर की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और जिसके कारण हमारे किसान भाइयों को बहुत हानि पहुंचती है, उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। जी, तो अब अगला सवाल हम डॉक्टर अनुराग से करना चाहेंगे कि टमाटर में मुख्यतः कौन कौन से कीट लगते हैं? देखिए, जहाँ तक कीटों की बात है जी। टमाटर में लगने वाले मुख्य कीट जो हैं वो है कटुआ कीट, जो कि जब पौधा छोटा होता है, खासकर जब आप नर्सरी से ट्रांसप्लांट करते हैं जी तब वो आता है और काफ़ी नुकसान करता है। जी जी इसके अलावा कई कीटों में जो हमारा तना छेदक है, जी फल छेदक है, जी। सफ़ेद मक्खी है, माइट है, तो इस तरह जो है कई कीट पाए जाते हैं। इसके अलावा जो कीट हमारे सोलन क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा है और काफ़ी नुकसान कर रहा है वो है लीफ माइनर, जिसको बोलते हैं परक कणिक कीट। जी। तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे सोलन में नुकसान दे रहा है। जी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये कीट होते हैं जो टमाटर में लगते हैं, तो इनकी पहचान कैसे होती है? जी, ये बड़ा ही अच्छा सवाल किया है आपने। जी, देखिए, हमारे जो किसान हैं वो ज़्यादातर इसी बात से चिंतित रहते हैं कि हमारे खेत में जो सुंडी आई है जी वो हमें नुकसान पहुंचा रही है। जी उन्हें ये पता नहीं होता है कि वो सुंडी आई कहाँ से। जी तो मैं थोड़ा आपके इस चैनल और इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ दिखाना चाहता हूँ। जी जी मैं कुछ यहाँ पर कीटों के जो प्रमुख कीट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो उसमें जो ये सबसे प्रमुख कीट है वो मैंने कहा था आपसे कटुआ कीट। जी तो मैं किसानों, बागवानों, भाइयों बहनों को ये बताना चाहूँगा कि जो ये कीट है, हम अक्सर अपने खेत में ये सुंडी देखते हैं जी जो कि हमारी फसलों को नुकसान पहुँचा रही है। मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा कि जो यह कीट है ये कहाँ से आया है आपके खेत जी में। आप ये देख रहे हैं ऊपर, ये है एक पतंगा। यह पतंगा अक्सर हमारे खेत में रात के समय निकलते हैं जी और हमारे खेतों में मिट्टी में अंडे दे के चले जाते हैं। जी तो यह जो पतंगे हैं ये आपके खेत में कीट को पहुंचा रहे हैं। उन अंडों से यह सुंडी निकलेगी जो जी। कि हमारे जो खेतों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। जी इसके अलावा जो मैंने आपसे दूसरा मुख्य कीट कहा था वो कहा था कटुआ कीट, जो हमारे तना छेदक है। तो जी, आप इसमें आप देख सकते हैं ये भी एक स्पोडोप्टेरा है, ये जो जी। कि फल छेदक कीट है। जी इसके आप देखिए, अगर हम इसकी आप लाइफ साइकिल की बात करें या जीवन चक्र की बात करें जी। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंडे जो होते हैं बिल्कुल इकट्ठे हैं। यहाँ पे इस गुच्छे के अंदर लगभग 500 से लेकर 600 अंडे होंगे। जी और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन अंडों से जो है सुंडियाँ बाहर निकल रही हैं। जी जी तो ये शुरू में रह के क्या करती है, पत्तों पे रहती हैं, आराम से उन्हें खाना शुरू कर देती हैं, फिर धीरे धीरे अलग होकर ये पत्तों के ऊपर और फिर फलों को खाना आरंभ कर देती हैं। जी जी तो इस कीट का यह पतंगा है। यह पतंगा भी शाम के समय ही निकलता है। जी तो ज़्यादातर जो कीट हैं आपके, और तीसरा मुख्य कीट जो मैंने कहा था ये भी वही है। इसमें भी आप देखिए इनका जीवन चक्र भी वैसा ही है। मादा आई, उसने जी। अंडे दिए, मादा के मेंदों से आपकी सुंडियाँ निकली, सुंडियों से आपकी जो है प्यूपा बना और उससे फिर आपका जीवन चक्र आरंभ हो गया। तो हमें किसान भाइयों को थोड़ा सा यह जागरूक करना है कि हमें अपने खेतों में कुछ इस तरह से अपने खेती को सुनियोजित करना है कि हमारे खेत में ये जो मादाएं हैं, ये जो अंडे दे रही हैं, इनको अंडे देने से रोकना है। जी जी इसके अलावा ये है हमारा पन कनिक कीट, जिसको कि हम लीफ माइनर बोलते हैं। यह भी सोलन में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, जो जी। कि काफ़ी नुकसान कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने पत्तों के ऊपर सफ़ेद रंग की
जी लाइनें बिल्कुल बना एक रखी परत हैं। बन गई है, बिल्कुल। मतलब इसके- पत्ता हरा नहीं, पत्ता सफ़ेद दिखाई बिल्कुल दे रहा है। सफ़ेद हो गया। इसके कारण से क्या है कि फोटोसिंथेसिस जो है बिल्कुल अवरुद्ध हो जाती जी, है, जी। पौधे की ग्रोथ जो है बिल्कुल रुक जाती है, और इससे क्या है आपकी टमाटर की पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी पाई जा रही है। और ये आप देखेंगे कि इसका कीड़ा जो है बहुत महीन है। अभी तो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा दिख रहा है आपको फोटो में, जी। लेकिन ये इतना छोटा होता है कि हमें ये अक्सर उड़ते उड़ते इतना हम इसको नहीं पहचान पाते हैं। जी जी। तो अब इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे आएँ, अगले सवाल पे आएँ, मैं दर्शकों को ये बता दूं कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। तो हमारे स्टूडियो का आप फ़ोन नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 0177-2800-177, और हमारा दूसरा नंबर है 2800-178। तो अब आरती शुक्ला जी से मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि हम अलग अलग रोग हैं हमारे जो टमाटरों में लग जाते हैं, तो जो फफूंद जनित रोग हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो किसान बागवान भाई बहन हैं उनको थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि फफूंद जनित रोग किस तरह के रोग होते हैं। जी, जो हमारे फफूंद जनित रोग हैं उसमें देखिए सबसे पहले जो पौधशाला में रोग आता है उसे हम लकवा या कमर तोड़ रोग कहते हैं। जी। इसके अलावा बाकी जो बीमारियां हैं वो जब हम खेत में रोपण कर देते हैं टमाटर का उस समय आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पौधशाला में रोग आता है, ये इसे हम लकवा रोग या कमर तोड़ रोग कहते हैं। और इससे हमारे किसान भाइयों का जो नर्सरी है वो पूरी तरह से मतलब कई बार क्षतिग्रस्त हो जाती है। जी। तो ये जो रोग है ये कई प्रकार के फफूंद हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं और जीवाणु हैं जिसके कारण होता है। जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2 अवस्थाओं में ये रोग होता है, या तो पहले बीज जो है वो अंकुरण से पहले ही मर जाता है, या जैसे ही पौध जो है थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसका तना गलना शुरू हो जाता है और पौध जो है वो पौधशाला की सतह पर ही गिर जाती है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि सारी पौध जो है वो इस पे लुढ़क गई है। जी। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा उनको नुकसान होता है। तो इसके लिए किसान भाई ये जो रोग है, क्योंकि ये मृदा जनित है, इसमें कई प्रकार के फफूंद और जीवाणु हैं जो इसको करते हैं, तो उसके लिए उन्हें चाहिए कि वो मिट्टी का उपचार करें और साथ ही साथ बीज का उपचार करें। डॉक्टर आरती जी हमारे साथ एक फ़ोन कॉलर जुड़ चुके हैं, तो एक सवाल पूछेंगे वो आपसे। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं सुरेश बोल रहा हूँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भोजनगर से। अब जो खीरे कद्दू वगैरह घिया वगैरह लगाते हैं ना जी, तो इनके पत्तों में ना सफेद लाइनिंग सी होती है, नक्शे जैसे बन जाते हैं और आस्ते आस्ते फिर वो पत्ते जलने शुरू हो जाते हैं जी। हर साल होता है गर्मियों में। अब जैसे हम 15 मई 10 मई के आसपास लगा दें कद्दू घिया और खीरे जी, और होते हैं हमारे लोकल, अपने हाइब्रिड नहीं होते वो जी। तो आप क्या जानना चाहते हैं? वो उनको रोग लगता है कि पत्ते में लाइनिंग सी वाइट लाइनिंग से नक्शे से बनते हैं और आस्ते आस्ते ना पत्ता खराब हो जाता है, खत्म हो जाते हैं पत्ते। जी जी। तो डॉक्टर अनुराग जी आपके सवाल का जवाब देंगे। इनका नाम सुरेश था जी। जी। सुरेश जी, जैसे कि अभी हमने टमाटर के कीट बताए थे, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से शायद इस तरह की लाइनों की ही बात कर रहे होंगे। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो अगर इस तरह की आपको लाइनें दिखती हैं श्वेत रंग की, तो यह कोई रोग नहीं है, यह किसी कीट के कारण हो रहा है। तो यह कीट कौन सा है? वो है लीफ माइनर, जो है पर्णकणिक कीट। तो ये जैसे कि टमाटर में नुकसान पहुंचाता है, इसके साथ साथ कद्दू वर्गीय फसलों में भी ये काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है जी। तो इसके प्रबंधन के लिए तो सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये इस तरह के इन्हें स्टिकी ट्रैप्स कहा जाता है। ये स्टिकी ट्रैप्स पीले रंग के हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं, और अगर आप इन्हें हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या है कि यहाँ पर गोंद लगी होती है। इसके इस तरफ भी गोंद है और दूसरी तरफ भी गोंद लगी है जी। तो ये जो कीट है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनके जो वयस्क हैं वो उड़ने वाले होते हैं, लेकिन जो शिशु हैं वो नुकसान करते हैं अंदर रह के लाइनें बना के। तो जो वयस्क हैं जब वो उड़ते हैं तो पीले रंग की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो अगर आप इन्हें अपने खेत के ऊपर इस तरह लटका दें
अपने खेत से कोई 4 या 5 फुट की ऊंचाई पर अगर 1 बीघा खेत है तो उसमें कम से कम 5 या 10 लटका दे, तो जो इसके वयस्क हैं वो इसमें आके चिपक जाएंगे और आपके खेत को जो है नुकसान धीरे धीरे होना कम हो जाएगा। यह एक प्रबंधन का तरीका है। इसके अलावा कीटनाशक कई हैं जी, लेकिन अब हमें जहर मुक्त खेती की तरफ बढ़ना है जी। तो हमारा किसानों से भी यही आग्रह रहता है और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम कीटनाशकों का इस्तेमाल ना करके इस तरह के तरीकों को अपनाएं जिससे कि हमारे खेतों पे जहर मुक्त जो खेती, जो हमारे मोदी जी भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी, हमारे राज्य सरकार का भी ये काफ़ी जोर चला है कि जहर मुक्त खेती की तरफ बढ़ना है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इन चीज़ों को अपनाना पड़ेगा जी। और खेत में थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखें जी, क्योंकि जो इसके जो प्यूपा है, प्यूपा इसका इस तरह से होता है, यह एक सुप्त अवस्था होती है जी। आप इसे देखेंगे अक्सर आप खेत में जब खुदाई करते हैं तो ये इस तरह की अवस्थाएं या पत्तों के पीछे, आपको ये सूखे हुए पत्तों के पीछे तो ये मिल जाती हैं। हम इन्हें क्या करते हैं, हम इन्हें छोड़ देते हैं। तो हमें इन्हें छोड़ना नहीं है, हमें इन्हें इकट्ठा करना है और इन्हें कहीं या तो मिट्टी में जाके गहरी मिट्टी में दबा देना है, अन्यथा इन्हें कहीं पर जाके इन्हें ख़त्म करना है। तो इससे क्या होगा कि अगले जो है वयस्क नहीं निकलेंगे तो आपके जो खेत में है नुकसान धीरे धीरे कम होता जाएगा जी। धन्यवाद जी। तो सुरेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का निवारण ज़रूर मिल गया होगा। तो अगला सवाल हम करते हैं डॉक्टर आरती शुक्ला जी से। आपने अभी बताया हमें फफूंद जनित रोगों के बारे में, अब हम जानना चाहेंगे कि जीवाणु जनित रोग ये किस तरह के रोग होते हैं? जीवाणु जनित रोग पे आने से पहले मैं 1-2 फफूंद जनित जो हमारे मुख्य रोग हैं उनके विषय में बताना चाहूँगी जी। जब हमारे टमाटर जो रोपण कर देते हैं किसान भाई, तो सबसे पहले उनको अप्रैल एंड में या मई में ये रोग खेत में देखने में मिलता है, जिसे हम अगेता झुलसा कहते हैं जी। जिस प्रकार आप इसमें देख रहे हैं कि पत्तियां जो है उसमें भूरे रंग के धब्बे गोल गोल चक्र बनाते हुए उभरते हैं और फिर पत्ती पूरी पीली पड़ जाती है और पीली होकर पत्तियां गिरनी शुरू हो जाती हैं। और जब बहुत ज़्यादा पत्तियां गिर जाती हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पौधों की खुराक है वो पत्तियों ने बनानी है, तो वो उनकी प्रक्रिया बाधित होती है और जिससे कि आगे उनके उत्पादन में भी कमी आती है जी। और इसके अतिरिक्त जो एक रोग प्रमुख है जो सबसे ज़्यादा नुकसान जिससे किसान भाइयों को होता है वो है बरसात में आने वाला रोग है, इसको बकाई फल सड़न रोग कहते हैं जी। जैसे आप देख सकते हैं कि इस टमाटर में इसमें भूरे से हल्के और गहरे भूरे रंग के गोल गोल चक्कर बनाते हुए धब्बे उभरते हैं और ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हिरन की आंख के समान, इसीलिए इसे बकाई रॉट कहते हैं। और ये बरसात में आने वाला सबसे प्रमुख रोग है और जब ज़्यादा संक्रमण होता है और वातावरण में नमी होती है तो इस पे फलों पे आप फफूंद भी देख सकते हैं जी। इन रोगों के नियंत्रण के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो किसान भाइयों को कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है कि उन्हें कल्चर प्रैक्टिस अपनी अच्छी करनी है जी। बरसात आने से पहले आपको जो निचले फैलाव की पत्तियां हैं कम से कम 20-30 सेंटीमीटर तक वो निचले फैलाव की सारी पत्तियां निकाल दें और अपने खेत में पानी ना खड़ा होने दें और अपने पौधों को या तो रस्सी की सहायता से, सुतली की सहायता से खड़ा करें या झांबे लगा के उन्हें सीधा खड़ा करें और बीच बीच में काट छांट करते रहें, पौधों में जो अनावश्यक ग्रोथ है उसको निकालते रहें। और इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आपकी पत्ती जो रोगग्रस्त है या जो भी आपके फल रोगग्रस्त हैं वो खेत में ना रहें, उन्हें आप खेत से बाहर ले जाके दबा दें कहीं किसी गड्ढे वेरों में। और उसके पश्चात अगर आपको फिर भी लगता है कि इसमें ज़रूरत है कोई दवा के स्प्रे की तो हम शुरुआत तौर पे जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसका एक छिड़काव 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से या मैनकोजेब जो है 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से देते हैं जी। और अगर ज़्यादा समस्या जैसे बकाई फल सड़न, क्योंकि बरसात में ये रोग आता है, तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही बरसात शुरू होती है उससे पहले आपको ये सारी प्रक्रियाएं कर लेनी है और नीचे सूखी चीड़ की पत्तियां या घास भी आप पौधे के नीचे बिछा दें ताकि मिट्टी का उछल ना रुके, क्योंकि ये रोग जो इसके रोगाणु हैं वो मिट्टी में होते हैं और जैसे ही बारिश होती है तो वो मिट्टी उछल के निचले फलों पे बैठती है और धीरे धीरे वो फल ऊपर की तरफ सारे सड़ने लग जाते हैं। तो ये सारे करने के बाद प्रिकॉशन, उसके बाद आपने एक छिड़काव इसमें, जैसे बरसात का पहले से आजकल प्रिडिक्शन हो जाता है कि बरसातें होने वाली हैं 15 जून या इससे, तो एक छिड़काव आप उसमें साइमोक्सिनिल और मैनकोजेब का मिक्सचर आता है 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से उसका दें, या आप बोडो मिश्रण का भी छिड़काव कर सकते हैं जो कि 800 ग्राम नीला थोथा, 800 ग्राम चूना, 100 लीटर पानी में इसका घोल बना के इसका छिड़काव करें। तो इससे आप ये सारे जो फफूंद जनित रोग हैं इनसे निदान इसका पा सकते हैं जी। और विषाणु जनित रोग ये किस तरह के होते हैं?
अब जो वायरसेस की अगर हम बात करें, विषाणु जनित रोग में प्रमुखतः किसान भाइयों को जो समस्या आती है वो लीफ कर्ल की आती है। इस पर पत्ते जो हैं वो मुड़ जाते हैं, पीलापन लिए हुए होते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको कि आम भाषा में किसान कहते हैं कि झुंझुरू रोग आ गया या जी। तो इसके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कई बार किसान हमारे भ्रमित हो जाते हैं, उन्हें दवाई वाले ये कहते हैं कि इसके लिए ये स्प्रे कीजिए, ये स्प्रे कीजिए। तो विषाणु रोग के लिए कोई भी दवा नहीं है, विषाणु को मारने के लिए कोई दवा नहीं होती। इस प्रकार के पौधे आप जैसे ही खेत में देखते हैं, उन्हें निकाल के आप तुरंत किसी गड्ढे वगैरह में दबा दें, क्योंकि वो जो पौधा है वो एक स्रोत बनता है जहाँ से कि कीट रस चूस के आगे उसको सारे खेत में फैलाते हैं। खास तौर पे जैसे हमने देखा है कि सफ़ेद मक्खी इसको रोग को आगे फैलाती है, और उसके नियंत्रण के लिए जैसे पहले आपको दिखाया था अभी डॉक्टर साहब ने कि जो पीले चिपचिपे ट्रैप हैं उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये ट्रैप आप खेत में शुरुआती तौर पे, ये जिस प्रकार इसमें दोनों साइड ये कागज़ लगा है, इसे आप हटा लें और इसे आप खेत में लगा लें। तो प्रति मतलब 100 वर्ग मीटर पे आपको एक लगाना है ये शुरुआती तौर पे, ताकि आपको उसका अंदेशा हो जाए कि सफ़ेद मक्खी आ गई है और वो इसमें चिपक जाती है। और अगर आपको ज़्यादा इसकी समस्या है तो हर 20 वर्ग मीटर पे हम एक ट्रैप इसका रिकमेंड करते हैं। और अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो उसके लिए शुरुआत में आप नीम ऑयल आता है या नीम बेस्ड जो स्प्रेज हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी, तो उससे इसका कंट्रोल हो जाता है। जी। तो अगला सवाल डॉक्टर अनुराग से कि क्या मौसम के अनुसार कीट जो हैं वो ये जो हमारी सब्जियां हैं, फल हैं, उनमें मौसम के अनुसार से अलग अलग कीट लगते हैं? जी देखिए, मौसम का तो असर है ही है। जैसे आप कहते हैं कि बरसात आती है तो रोग ज़्यादा लग जाते हैं। रोगों के साथ जो है, अगर हम कीटों की बात करें और टमाटर की खासकर बात करें, तो टमाटर में उस समय सबसे ज़्यादा आती है वो है फल मक्खी। जी। और फल मक्खी का मुझे लगता है कि सभी ने घर में देखा होगा, फल मक्खी की सुंडियाँ जो हैं सफ़ेद रंग की होती हैं। अक्सर हम घरों में लेके आते हैं टमाटर, उसके अंदर अगर हम काटते हैं तो सफ़ेद रंग की सुंडियाँ दिखती हैं। जी। तो वो फल मक्खी जो है बरसात के समय में हिमाचल के प्रत्येक टमाटर लगाने वाले स्थान पे आती ही आती है। जी। और यह फल मक्खी काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है। इसका नुकसान जो है 60 से लेकर 70% तक भी देखा गया है। फल इसमें पूरी तरह से सड़ जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा कीटों का जीवन चक्र जानना जरूरी है इसके लिए। जी। तो इसमें भी वही है, हमारे जो कीट हैं इसमें क्या है कि जितने भी वयस्क हैं, नर और मादा, वो जब आके बड़े हो जाते हैं तो अपना नर जो मादा है वो अंडे देती है। तो इसकी मादा भी जो है टमाटर के ऊपर जाके अंडा दे देती है, और वहाँ से इसके जो है सुंडियाँ निकलती हैं जो टमाटर को नुकसान पहुँचाती है। लेकिन इसका जो प्रबंधन है, खासकर जैसे कि ये देखिए आप, इसे कहते हैं जी हम बेट्स, ये है पॉइजन बेट। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो यह एक आपको एक छोटी सी एक पुड़िया मिलेगी। इसमें क्या है, इसमें रसायन डाले गए हैं और इसमें जहर डाला गया है। जी। इसमें रसायन हैं जो कि है मादा मक्खी के, मादा फल मक्खी के। इसको डालने से क्या होता है कि अगर आप इसे हम इस डिब्बी के अंदर डाल के इस डब्बे में रख देंगे तो जो वयस्क हैं, खासकर नर वयस्क हैं, वो इसकी ओर आकर्षित होते हैं। जी। तो इसके आकर्षण से क्या होगा कि वो इस डब्बे में आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। जी। तो जब आपके नर एक जगह आके इकट्ठे हो गए, इसमें आपके पास ट्रैपिंग का सामान भी है पकड़ने का, और दूसरा इसमें जहर भी है। तो दोनों चीज़ें हैं। तो नर इसमें इकट्ठे हो रहे हैं और इसमें वो मर भी रहे हैं। तो जब नरों की संख्या कम हो रही है तो स्वाभाविक रूप है कि मीटिंग इसमें जो है फीमेल के साथ कम होगी, मादा के साथ कम होगी। और इसमें क्या है कि आगे जाके जो उसका जीवन कीटों की रोकथाम बहुत अच्छे से हो पाएगी। उनकी रोकथाम के लिए ये बहुत उपयोगी है जी। और ये मुझे लगता है कि किसानों को इसे अपने खेत में लगाना चाहिए। जी। एक अगर बीघा है तो उसमें ये 2 आप लगा सकते हैं जी। 1 बीघा खेत में। तो इसको इस्तेमाल करने का सिंपल तरीका है, इसे आपने खोलना है, इसके अंदर डाल देना है और इसके ऊपर कीड़ा आकर्षित होगा ही होगा। और एक जो ये पुड़िया है ये कम से कम 30 दिनों तक कार्य करती है। तो अगर आप लगाना चाहें तो आसानी से ये बाज़ार में अवेलेबल है, कीमत ज़्यादा नहीं है। तो जो एक जहर मुक्त खेती है उसकी तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन जो किसानों को जो है अपना जो इनपुट लगा रहे हैं, कीटनाशकों के इस्तेमाल में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, तो लागत भी एक कम होगी और उनकी जो मुनाफा है वो बढ़ेगा। जी। तो अब डॉक्टर आरती शुक्ला जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि रोगों की रोकथाम किस तरह से करेंगे, संक्षेप में थोड़ा सा बताइएगा।
देखिए, जहाँ तक रोगों की रोकथाम की बात है, हम हमेशा से कहते आए हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं वो अक्सर शुरुआत से पूरा जो प्रोसीजर उसे फॉलो नहीं करते। वो केमिकल्स के ऊपर उनका ज़्यादा जोर रहता है कि हमें बीमारी आ गई है तो अब हमें कैसे उसका नियंत्रण करना है, कौन सी दवा का छिड़काव करना है। लेकिन बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें अपना के आप बिना दवा के भी अच्छा कंट्रोल ले सकते हैं। तो हमारा हमेशा से ये सुझाव रहा है कि आप एकीकृत जो नाशी जीव प्रबंधन है उसको अपनाएं जी। तो उसमें ये देखिए, ये क्या होता है कि इसमें सारी जो प्रैक्टिस हैं, हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिस हैं, जो हमारी कृषक क्रियाएं किसान कर रहा है, उनमें कुछ बदलाव इस प्रकार से किए जाते हैं कि वो जो हमारी बीमारी पैदा करने वाले जो भी रोगाणु हैं या इवन कीट हैं, उनका स्तर भूमि में किस प्रकार कम किया जा सके। तो और इसके साथ साथ जैविक जो समाधान है वो भी उनका समावेश करें। जी जी। तो डॉक्टर आरती शुक्ला जी और डॉक्टर अनुराग जी, आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका धन्यवाद। तो हम दर्शकों से उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।